पिक्चर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल, जिससे चीन की सबसे खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कोरोना के बाद चीन की लोन ऐप कंपनियों ने भारत में लोन देने का ऐसा जाल फैलाया कि कुछ लोगों को लोन के जाल में फंसकर अपनी जान तक गंवानी पड़ी। चीन के इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोगों को कम वक्त के लिए छोटे छोटे लोन के ऑफर दिए जाते हैं। जब जरूरतमंद लोग चीन के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उनके फोन से उनका निजी डेटा चोरी कर लिया जाता है। उसके बाद कर्ज लेने वालों से वसूली का धंधा शुरू कर दिया जाता है। लोन दिया गया 5 या 10 हजार का और लोन से बहुत ज्यादा रकम वसूली की जाती है। ये लोग पहले लोन लेने वालों को धमकी देते हैं, गालियां देते हैं और बाद में इन्हें बदनाम करने की भी साजिश रचते हैं। चीन की मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को कम वक्त के लिए छोटे छोटे लोन के ऑफर दिए जाते हैं, जैसे 7 दिन के लिए 5,000 रुपए का लोन या 10,000 रुपए का लोन। जब जरूरतमंद लोग चीन के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उनके फोन का निजी डेटा चोरी कर लिया जाता है। उसके बाद कर्ज लेने वालों से वसूली का धंधा शुरू कर दिया जाता है। I mean, sounds like contract killers. They are in the market to kill you. After my brother died, उसके फ्रेंड्स को जो हरेसमेंट हो रहा था, जो मुझे हरेसमेंट हो रहा था, मुझे मालूम है आई लॉस्ट माई ब्रदर। तो आपको चौथे दिन से फोन चालू हो जाएंगे, आपको हरेस करेंगे, आपको परेशान करेंगे। चाइनीज ऐप से सावधान। लोन के नाम पर जालसाजी, पहले लोन फिर बेइज्जती। कर्ज देने वाले कातिलों का पर्दाफाश। इंटरनेट पर लोन देने वाले चाइनीज लोन ऐप की भरमार है। चाइनीज लोन ऐप लोगों को एक झटके में हजारों का लोन देते हैं और वो भी बिना किसी कागज पत्तर के। बस इसी एक ऑफर के चक्कर में लोग तुरंत इन ऐप के चंगुल में फंस जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है परेशानियों का वो अंतहीन सिलसिला, जिसके दबाव में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है वो मुंबई के रहने वाले थे, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये फांसी पर झूल गए। इनकी असली पहचान हम जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका बदला हुआ नाम सुशील है। सुशील की मौत की वजह बने हैं लोन देने वाले चाइनीज ऐप और उनके रिकवरी एजेंटों की धमकियां। मुंबई के कांदीवली इलाके में रहने वाले 37 साल के सुशील ने चाइनीज इंस्टा लोन ऐप से लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए उनके लिए जानलेवा बन गए। उनके साथ जालसाजी की कहानी उनके भाई ने बताई। 95-99% लोन उसने रीपे कर दिया था, लेकिन लास्ट फ्यू डेज बिफोर ही डाइड हर दिन 30 से 40 ट्रांजेक्शन होते थे उनके अकाउंट में। और जो मुझे दिख रहा है वो पैसे का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था, वो लोन का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था। जिसका रिक्वेस्ट किया था उनका कंफर्मेशन आया था कि आपने रिक्वेस्ट किया है, आपका लोन सैंक्शन हुआ है या डिसबर्स हो रहा है। बट ये जो 30-40 ट्रांजेक्शन हुए थे लास्ट कुछ दिनों में, उसका कोई रिक्वेस्ट नहीं था, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। ये ऐप से भी खाली पैसे आ रहे थे अकाउंट में, वो भी कैसे कि भाई 4,220 पैसा, 1,330 पैसा। अभी कोई लोन अप्लाई करता है तो पैसे में तो कोई नहीं करता है। चाइनीज ऐप का यह धंधा बहुत पेचीदा और उलझाऊ है। इनके धंधे में जो एक बार फंस गया तो फंसता ही चला जाता है, क्योंकि ऐप से धंधा चलाने वाले कर्जदार का खून चूस लेते हैं। पहले यह ऐप 2 मिनट में हजारों के लोन का ऑफर देते हैं, साथ में लिखते हैं कि किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ऐप डाउनलोड करने पर कर्ज लेने वाले को ऐप की सभी शर्तें माननी होती हैं।
ऐप के जरिए फोन का सारा डेटा जैसे आधार, पैन कार्ड, फोटो, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के कांटेक्ट नंबर सब ले लेते हैं। बाजार भाव से कहीं ऊंचे जैसे 35 से 40% प्रति हफ्ते ब्याज की दर से लोन देते हैं। 10,000 का लोन लेने पर 7,000 रुपए ही मिलते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। खास बात यह कि छिपी हुई शर्तों के कारण एक ही हफ्ते में देनदारी कई गुना बढ़ जाती है और पैसा वापस नहीं करने पर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। मुंबई के सुशील के साथ भी यही हुआ। Because they charge around 30 to 40% interest per week. Okay. हाँ, and they start harassing you from 4th day onwards. So आपको चौथे दिन से फोन चालू हो जाएंगे, आपको हरेस करेंगे, आपको परेशान करेंगे और उनको मालूम है कि आप परेशान हो और उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप ये ऐप से पैसे ले लो और हमको दे दो, हमारी ही ऐप है, ठीक है। सो आपको 5,000 का लोन चुकाने के लिए आपको लोन आना पड़ेगा 8,000 का, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले ही काट देते हो 30%। सो इस तरह से आपको पूरा वो लोग ट्रैप करते हैं। और हरेसमेंट चीज़ ऐसी है कि आफ्टर माई ब्रदर डाइड, उसके फ्रेंड्स को जो हरेसमेंट हो रहा था, जो मुझे हरेसमेंट हो रहा था, मुझे मालूम है आई लॉस्ट माई ब्रदर, सो एंड आई एम द ओनली वन हु वोंट टेक केयर माई फैमिली, सो आई वाज लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर। बट माई ब्रदर्स फ्रेंड, ही वाज, आई मीन ही इज वेरी वीक हार्टेड। उनका दिल बहुत कमजोर है, डरता है, बहुत डरता है। तो पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया कि अभी मैं सोच रहा हूँ सुसाइड करना, बिना पैसे लिए किसी और के लिए हरेसमेंट हो रहा है, वो बंदा सोचा सुसाइड करना। तो आप समझिए कि कितना परेशान किया होगा उस बंदे को भी। वो खुलम खा बोलते हैं हम आपकी फैमिली को परेशान करेंगे, आपको दोस्तों को परेशान करेंगे, उनको किडनैप करेंगे, उनको मारेंगे, उनको अब्यूज करेंगे। मुंबई के सुशील को कर्ज के जाल में बुरी तरह घेर लिया गया और उनकी मौत के बाद भी उनके भाई को फोन करके धमकियां दी गईं। कॉल कट कर रहे क्या? तुम्हारा अम्मी को भी कॉल करा, मैं तुम्हारा अम्मी क्या अगर आप फ्रॉड नहीं हो, अगर आप फ्रॉड नहीं हो तो आप अलग अलग नंबर से फोन क्यों करते हो? आपका ऑफिशियल नंबर नहीं है क्या? अरे कभी बांग्लादेश से फोन करते हो, कभी बैंगलोर से फोन करते हो, तुम्हारा नंबर कभी आप यहाँ से फोन करते हो, कभी वहाँ से फोन करते हो आप, ठीक है। आप देखो अभी कर रहा हूँ मैं, तू बात करते रहे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हमारा कंडी रहता है, पूरा रिकॉर्डिंग रहता है हमारा कंडी। करो ना, आपको जो बोलना बोलो। क्या बोलना? आप बोलो जो बोलना आपको, मैं सुनता हूँ। आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है, आप बोलो, अच्छे से बोलना सब। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। तुम्हारा भाई ने पहले कितने लोन लिया? 3,500 लिया। वो पेमेंट कर दिया। कितनी कंपनियां ऐसी है? अपना पूरा 15 कंपनियां है। 15 कंपनी है आपकी ना ऐसी? 15 कंपनी ने आपने मेरे भाई को ट्रैप किया पूरा, ठीक है। आपने मिलके मेरे भाई को ट्रैप किया ना। एड्रेस दो, आपका एड्रेस दो, मैं आता हूँ वहाँ पे। एड्रेस दो आपका। एड्रेस लेके क्या करते रहे? मैं आपको पेमेंट देने आता हूँ ना वहाँ पे। मैं आपको पेमेंट देने आता हूँ वहाँ पे। आप डरते क्यों हो? एड्रेस दो ना। भाई को दो फोन, तुम्हारा भाई को दो। मेरा भाई ने सुसाइड कर लिया है, तू एड्रेस देना भाई। सुशील ने चाइनीज इंस्टा मोबाइल ऐप से ये लोन परेशानी में लिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद भी रिकवरी एजेंट उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। दीपक बिष्ट दिल्ली से हैं, विवेक गुप्ता मुंबई से हैं। जल्दी से पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप दिल्ली में हैं और आपसे थोड़ी देर पहले जिस तरीके से पीड़ित से भी आपने बात की, कैसे ये दरअसल काम करता है, किस तरीके से ऐप डाउनलोड करने के बाद लोगों को ठगा जाता है? देखिए अर्पिता, जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क, हमने इस पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल की तो इसमें पूरी तरह से साफ तौर पर जो विक्टिम थे उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने खुलकर ये बातचीत की और उन्होंने बताया कि कैसे वो इस जाल में फंसना है। क्योंकि दरअसल कई सारे चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो इस तरह के जो फॉर्मेट में रहते हैं और मोबाइल पर जैसे ही कोई शख्स छोटे से लोन के लिए सोचता है, क्योंकि कोविड-19 में लोगों की जेब खाली रही, नौकरियाँ नहीं रही और इसका
इन ऐप्स के जरिए पूरा फ़ायदा उठाया गया। और 5,000 के लोन के लिए जैसे ही कोई स्टार्ट लोन के लिए जिसे 3-4-5 मिनट में लोन चाहिए तो वो इस ऐप्स को डाउनलोड करके उस जगह पर पहुंचता है और वहां पर वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबमिट करने के लिए जब उसे कॉल किया जाता है और उससे मांगे जाते हैं तो वो उसी झांसे में आ जाता है कि 5,000 के लिए आपको लोन तो 3 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। और उसके साथ ही आपके कॉन्टैक्ट्स के सारे कॉन्टैक्ट नंबर, यानी फ़ोन के अंदर जितने भी लोगों के 1000, 1200 या 500 कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी उनके पास चले जाते हैं। और विक्टिम इस बात को नहीं समझ पाता, उसे सिर्फ 5,000 की दरकार होती है। वो सोचता है कि शायद बाद में पैसा चुकता करने के बाद वो सारी चीज़ें उसको वापस हासिल हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर इस डेटा की भी चोरी की जा रही है। साथ ही 5,000 के लोन के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, 35 से 40% का इंटरेस्ट रेट होता है और उसी को ये कस्टमर नहीं समझ पाते और उसके बाद एक ऐप उनको उस ऐप के जरिए जुड़ते चले जाते हैं और उसके बाद वो इस पूरे मकड़जाल में फंसता चला जाता है। विवेक का रुख कर लेते हैं, मुंबई में है। विवेक, मुंबई से भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां पर लोग इसके जाल में फंसे हैं। क्या अभी तक किसी तरीके का एक्शन किया गया है या उनके लोगों के अवेयरनेस के लिए कुछ कदम उठाए गए हों? अर्पिता, देखिए पूरे महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो 50,000 से ज़्यादा मामले इस पूरे में जो चाइनीज़ ऐप का लोन फ्रॉड का आ चुके हैं और इस पर पूरे मामले में महाराष्ट्र की साइबर सेल जांच भी कर रही है। यही वजह है कि अब आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी करके साफ तौर पे कहा था कि किसी भी तरीके से ग्राहकों को इस तरीके से धमका कर या बेइज्जत कराकर पैसे नहीं लिए जा सकते। साथ ही साथ उसके बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी एडवाइजरी जारी करके साफ तौर पे कहा है कि जो चाइनीज़ ऐप हैं उससे लोग बचें और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो पूरी तरह से फर्जी है। ये लोन के नाम पर आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं और हैक करने के बाद फ़ोन की जितनी डिटेलें हैं, चाहे हम ईमेल आईडी की बात करें, कॉन्टैक्ट की बात करें, यहाँ तक गैलरी जो फ़ोटोज़ होती हैं, जो पर्सनल फोटोग्राफ्स होते हैं, उसको हैक कर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर सकते हैं। तो यही एडवाइजरी जारी करने के बाद अब महाराष्ट्र साइबर सेल और आरबीआई के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार भी लोगों से गुजारिश कर रही है कि जो भी ऐप अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है NBFC। या NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अगर जिस ऐप से आप अगर कोई भी लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले उस ऐप में जाके टर्म्स एंड कंडीशन में ये चेक करें कि वो ऐप NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एफिलेटेड है या नहीं। अगर NBFC से वो ऐप एफिलेटेड है तो इसका मतलब है कि वो आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत आता है और आरबीआई की गाइडलाइन की सारी गाइडलाइन को उस ऐप को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ठीक है विवेक, रहिए जरा साथ आप। देखिए, चीन के मृत्यु लोन के फंदे में फंसे करोड़ों केस देश भर से सामने आ रहे हैं। दक्षिण भारत से लेकर देश की राजधानी तक इतने लोग इस जाल में फंस चुके हैं कि तादाद का सही अनुमान लगाना आसान नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हमें इस तरह के लोग मिले जो चाइनीज ऐप के चक्रवृद्धि व्यास के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। दिल्ली में रहने वाले ये दो लोग डिजिटल साहूकार बने बैठे चाइनीज लोन ऐप से त्रस्त हैं। इन चाइनीज ऐप से चलने वाली कंपनियों को लाखों रुपए देने के बाद भी पीड़ित इनके चंगुल से छूट नहीं पा रहे हैं। फोन पर दस्तक देने वाली फोन ऐप कंपनियों के अत्याचारों की कहानी सुनिए पीड़ितों की जुबानी। आप ये बताइए कि कैसे आप लोग इस जाल में फंसने शुरू हुए? देखिए, चाइनीज़ लोन ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे कम से कम 1-2 साल से अवेलेबल हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद से क्योंकि लोगों का काम बंद हो गया, कई लोगों की सैलरीज कटनी बंद हो गई, तो इसके कारण अब लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना ही था, जैसे बच्चों की फ़ीस देनी है या घर का खर्च चलाना है। तो उसके चक्कर में लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये इंस्टेंट लोन ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू करी। ये आपका पूरा डाटा हैक कर लेते हैं। जब भी आप ये कोई भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो ये आपके मोबाइल की पूरी एक्सेस ले लेते हैं, क्योंकि आपको अलाउ करनी पड़ता है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोन एक्सेस अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोटो गैलरी अलाउ कर रहा हूँ। तो ये सब हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हम एज एन इंडियन हम TNC वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमने अलाउ कर दिया। और बाद में जाके ये पता चला कि ये अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो ये आपके डेटा के थ्रू आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये आपको कहते हैं कि अगर आपने रीपे नहीं करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे,
अगर फिर भी नहीं रीपे करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ये बताएंगे कि आप ये बंदा फ्रॉड है जिसने लोन लिया है। तो यानी कि ये आपका सोशल डिफेमिंग कर देंगे, आपको सामाजिक पूरी प्रताड़ित किया जाएगा, आपके रिश्तेदारों के साथ गाली गलौज करी जाएगी। तो ये सब परेशानी है हमारे लोन ऐप इस सिस्टम में। ये चाइनीज ऐप कंपनियां एक के बाद एक कर्जदार को अपने जाल में उलझाती जाती हैं। लोन के भुगतान में देरी होने पर रिकवरी एजेंट दबाव बनाते हैं। यही एजेंट अपनी कंपनी की दूसरे इंस्टा लोन ऐप के बारे में कर्जदार को बताते हैं। अब दूसरे ऐप से नया लोन ऑफर कर दिया जाता है। पहला लोन चुकाने के लिए कर्जदार फिर दूसरे ऐप से लोन ले लेता है। दूसरा लोन पहले लोन से ज्यादा ब्याज दर पर दिया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे कर्ज की रकम बढ़ती जाती है। इन कंपनियों के मकड़ जाल में उलझने के बाद रिकवरी एजेंट कैसे धमकाते हैं ये भी देखिए। ये उन धमकियों के स्क्रीनशॉट्स हैं जो लिखित तौर पर कर्जदार को दी गई हैं। इस धमकी में रिकवरी एजेंट कह रहा है कि आपको भुगतान करने में 4 दिन की देरी हो चुकी है। जवाब नहीं मिलने पर वो कहता है, अच्छा जवाब नहीं दोगे? इसके बाद वो कहता है, ये तुम्हारी बहन का नंबर है, ये तुम्हारे दोस्तों रिश्तेदारों के नंबर हैं, अभी सबको कॉल कर रहा हूं, तुम मत करो मेरा पेमेंट। फिर आपको लोन रिपेमेंट डेट के 1 दिन पहले से ही कॉल आनी शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक ये ऑटोमेटेड कॉल्स होती हैं। और उसके बाद जिस दिन आपको रीपेमेंट करना है उस दिन आप पे ये इतने ट्रेंड होते हैं, क्योंकि इनको एजेंट्स को हर लोन रिकवरी पे 500 या 1000 रुपये इंसेंटिव मिलता है। तो ये एक जानने वाली बात है कि ये ऐसे ही इतना प्रेशर नहीं करते, क्योंकि इनको हर रिकवरी पर कमीशन मिलता है। तो इन्होंने बकेट्स बनाई हुई है कि S1 बकेट, S2 बकेट, S3 बकेट, कि अगर एक इंसान ने लोन रीपे नहीं किया वो 3 दिन तक S1 बकेट में रहेगा। तो S1 बकेट में आपको नॉर्मल कॉल्स जाएंगी, S2 बकेट में 3 दिन के बाद 10 दिन तक आपको सेमी एब्यूसिव कॉल्स जाएंगी और साथ में शायद व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और S3 बकेट में 10 दिन के बाद आपको फुल फ्लेज ये आपको सोशली डिफेम करेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो अब इंसान के ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है कि वो खुदकुशी या और कुछ करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। कोई लोन लेता है तो उसे चुकाना भी पड़ता है, लेकिन लेनदार यानी वसूली करने वाला कर्जदार को धमकी नहीं दे सकता। लेकिन सुनिए वसूली वाले कैसे बेधड़क लोगों को धमकाते हैं। देश के गद्दार हो, देश चाइना ऐप के लिए काम कर रहे हो, देश के गद्दार। चाइना ऐप के लिए कर रहा था, मैं तो लोन क्यों ले रहा था? मैं तो चाइना ऐप खाली कर रहा हूँ ताकि जल्दी जाए यहाँ से चाइना वाले। पीड़ितों ने बताया कि छोटी रकम का लोन लेना उन्हें इतना भारी पड़ गया कि कई बार उसे चुकता करने के बाद भी पीछा नहीं छूटा। मैंने कम से कम नहीं तो 47-48 ऐप्स का इस्तेमाल किया है और मैंने शायद 20 से 30 हज़ार रुपये ही लोन लिया था, लेकिन अब तक मैं 2.5 लाख रुपए भर चुका हूँ। और इतना कैसे? ये एक लोन ट्रैप है। अगर आपने 3 लोन से 3 एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आप उसको नहीं भर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप जाके 3 या 4 और से लोगे। उन ऐप्स से लोन लेके आप पुराने वाले ऐप्स का लोन भरोगे, फिर आप पुरानी वाले ऐप से दोबारा लोगे क्योंकि आपको नई वाली का भी भरना है। तो एक लोन ट्रैप है। आप 3 से शुरू होगे, फिर 6 पे जाओगे, फिर 9 पे जाओगे, फिर 12 पे जाओगे। तो इट्स अ नेवर एंडिंग ट्रैप। आप इससे बाहर नहीं निकल सकते अनटिल अनलेस आप जाके किसी की हेल्प लो, अपने पेरेंट्स की हेल्प लो या किसी कहीं से भी एक बल्क में इंतज़ाम करके इनका सबका क्लियर करो। मिनटों में लोन देने वाले चाइनीज ऐप के लालच में फंस चुके दिल्ली के एक पीड़ित ने बताया कि ऐप कैसे लोगों को टारगेट करते हैं। आपकी अदर डॉक्यूमेंट्स की, फाइल मैनेजर्स की सारी डिटेल्स आपने मांगना स्टार्ट कर देगा जैसे ही आपने इस इंस्टॉल पे क्लिक किया और डाउनलोड करने की कोशिश करी।
अच्छा, ये रैपिड पैसा जो है इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा लगभग 7 दिन में। ये बोलते हैं कि हम लोन दे देंगे हाँ, आपको। 7 दिन में नहीं सर, ये आपको ये 3 मिनट में देंगे लोन। अच्छा। आपने जैसे ही पैन कार्ड, आधार कार्ड डाला इस पे, और वैसे ही आपकी डिटेल्स उसने जैसे ही फेच करी, और ये जो ऐपिंग की वर्किंग है वो उस प्रकार होती है कि जैसे आपके एसएमएस होते हैं जो, वो एसएमएस पे गए आप, और इन्होंने क्या किया, आपके एसएमएस में आपके फाइनेंशियल मैसेजेस देखे कि अच्छा आपके अकाउंट में इतना पैसा आता है, इतना ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके ये देखते हैं कि कांटेक्ट में कितने नंबर्स हैं। इनकी इस तरीके से वर्किंग होती है, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे आपके कांटेक्ट में, और जितने ज़्यादा आपके फाइनेंशियल मैसेजेस पड़े होंगे आपके एसएमएस में, जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, वो उस प्रकार से देखता है और उस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी बनाता है ये ऐप। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह के ऐप आपको दिखाई देंगे अपने फ़ोन पर, लेकिन सावधानी से अगर आपको बचना है इस तरह के इंस्टेंट लोन से, क्योंकि ये लोन का चक्र ऐसा है कि आप इसमें फंसते चले जाएंगे और उसके बाद नुकसान आपके डेटा का तो होगा ही, वहीं मानसिक रूप से आपको परेशान भी किया जाएगा। फौरन लोन देने वाले ऐप का शिकार बन चुके एक पीड़ित ने दिल्ली पुलिस में मामले की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इस तरह की शिकायतों पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये अभी साफ नहीं है। चीनी लोन ऐप का खेल सिर्फ चंद बड़े शहरों तक नहीं है, बल्कि इसका दायरा बेहद बड़ा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद का ये शख्स भी फोन वाले ऐसे ही सूदखोर साहूकार का शिकार हो चुका है। मैंने एक ऑनलाइन लोन लिया था, जिसकी मैंने वो 2 बार भर दिया था, पर लेकिन कंपनी वाले मेरे साथ प्रेशर बनाते थे, और जो इसमें मेरे फ़ोन के अंदर जो नंबर थे, 1000 नंबर थे, वो 1000 के पास फ़ोन करके कहते थे कि आप अगर लोन नहीं भरोगे तो जो आपके नंबर हैं हम उन सबको कॉल करके धमकाएंगे और गाली गलौच भी करेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद में ऐसे 10 केस सामने आए हैं। इन लोगों ने साइबर सेल में मामले की शिकायत की है। ऐसे लोन ऐप की तादाद का सही अंदाजा फिलहाल नहीं लग पाया है, लेकिन यह तय है कि पैसे की तंगी ने नए जमाने के साहूकारों को आपकी जेब से लेकर जज्बात तक से खिलवाड़ का मौका दे दिया है। और अब बात उस खबर की जो धीरे धीरे पूरे देश में दहशत की बड़ी वजह बनती जा रही है। बात बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे की। कौवों और बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब इस वायरस का खतरा खाने की प्लेट तक पहुंचने का डर बढ़ गया है। बर्ड फ्लू का खतरा किचन तक पहुंचने का डर सताने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर में चिकन में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि इन दोनों ही शहरों में बर्ड फ्लू का फैलाव काफी कम है, लेकिन देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, केरल और गुजरात के कई शहरों में कौवों और दूसरे पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है। कर्नाटक में भी कुछ कौवों की मौत के बाद वहां प्रशासन सख्ते में है। राजस्थान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में परिंदों की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ते ही इसका सीधा असर चिकन और अंडा कारोबार पर पड़ा। डर के मारे लोग अब चिकन और अंडों से दूरी बनाने लगे हैं, जिसकी मार कारोबारियों पर पड़ रही है। सबसे पहले बात दिल्ली की, क्योंकि बर्ड फ्लू की दहशत देश की राजधानी दिल्ली को भी डराने लगी है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की चिंता बढ़ने लगी है। इस वीडियो में कुछ मरे हुए कौवे और कुछ बीमार पड़े कौवे दिखाई दिए, जिसके बाद न्यूज़ 18 की टीम इस पार्क में पहुंची। हैरानी की बात यह कि इस पार्क में काम करने वाले लोगों ने दावा किया कि अब तक इस पार्क में करीब 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। इन लोगों ने दावा किया कि वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची और इन कौवों के सैंपल जांच के लिए लिए। मयूर विहार के पार्क में काम करने वाले माली ने दावा किया कि वहां एक हफ्ते में 150 से ज्यादा कौवों की मौत हुई है। कितने कौवे आपने लोगों ने यहाँ से हटाए? मरे हुए 150-200 कौवे के अंदर मैंने एक हफ्ते के अंदर दबा दिए हमने। और आजकल में मैंने आज तो मैंने कम से कम 20 से 25 कौवे दबाए सुबह आके। उसके बाद में शाम को कल मैंने जाते जाते कम से कम 5 बजे कम से कम 40 कौवे दबाए।
तो देखिए ये खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसीलिए एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। कई राज्यों ने तो ये ऐलान कर दिया कि दूसरे राज्यों से मुर्गे और मुर्गियों का व्यापार कारोबार फिलहाल बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर हफ्ते भर के लिए अभी बैन लगाया गया और आगे देखना होगा जो सिचुएशन जो स्थिति रहती है उसके हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। वहीं अब दिल्ली में भी ये खतरा मंडराने लगा है क्योंकि एक पार्क का ये वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद ये बताया जा रहा है वहां टीम पहुंची और सैंपल लिए गए हैं। अब किन कारणों से इन कौओं की मौत हुई ये देखना होगा। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन पटना से हैं और मनोज शर्मा भोपाल से हैं। जल्दी से पहले रुख आनंद का ही कर लेते हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी ही रिपोर्ट हमने देखी कि किस तरीके से कौओं की मौत हो रही है। आनंद, ये पुष्टि कब हो पाएगी कि इन कौओं की मौत क्यों हुई? जी देखिए अर्पिता, यहाँ पर मेडिकल टीमें आई थी और उन्होंने यहाँ से जो मृत कौवे हैं उन्हें यहाँ से रिकवर किया है और बताया जा रहा है कि पालम और जालंधर में इन मृत कौओं को भेजा जाएगा और वहाँ पर इनका मेडिकल परीक्षण होगा ताकि वजह साफ हो पाए कि आखिर जो कौवे हैं उनकी मौत जो दिल्ली में हुई है क्या वो ठंड या दूसरी बीमारी की वजह से हुई है या उसके पीछे भी बर्ड फ्लू है। क्योंकि अब तक राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से लगातार मयूर विहार फेज़ 3 के इस पार्क में जहां पर न्यूज़ 18 पहुंचा था और उस वीडियो की तस्दीक हमने की कि किस तरह से यहां पर हमने भी देखा कि करीबन 7 से 8 जो कौवे हैं वो मृत हालत में यहाँ पे हमें मिले और कई कौवे जो थे उनकी हालत बहुत दयनीय थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कौवा, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा दयनीय है और बीमार है। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँची थी और उनका कहना है कि यहाँ से जितने भी जो कौवे हैं जो मरे पाए गए हैं उन्हें यहाँ से रिकवर किया गया है। कुछ कौवों को यहाँ के जो माली थे उन्होंने यहीं पे गाड़ दिया था और यहाँ पर इस तरह से लोगों के अंदर भी एक दहशत है कि क्या कोई बर्ड फ्लू की दस्तक तो यहाँ पे नहीं पहुँच गई। क्योंकि देखिए आसपास अर्पिता दिखाऊँ, यहाँ पर लोगों के घर हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में घनी आबादी है मयूर विहार फेज़ 3 की और उसी से सटा यह बड़ा पार्क है। तो लोगों के अंदर भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए एहतियातन इस पार्क को बंद कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही यहाँ पर रोक दी गई है, केवल जो केयर टेकर हैं या जो माली हैं वही इस पार्क के अंदर अब आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुँची थी और हमने भी जो गाजीपुर में जो वहाँ पर जो डिस्पेंसरी है उन लोगों से बात की थी, दिल्ली सरकार के डॉक्टरों से फ़ोन पे। उनका कहना है कि सैंपल लिए गए और सैंपल को भेजा जा रहा है मेडिकल परीक्षण के लिए कि आखिर दिल्ली में जो मौत हुई है कौओं की उनकी असली वजह क्या है। ठीक है, आप रहिए आनंद साथ। देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने इलाके की सभी मुर्गे मुर्गियों और अंडों की दुकानों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया। साथ ही लोगों से भी चिकन और अंडों के इस्तेमाल से अभी दूरी बनाने को कही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 14 जनवरी तक दूसरे राज्यों से मुर्गे मुर्गियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके की स्थिति है, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि अभी तक मुर्गे और मुर्गियों में ये नहीं पाया गया, लेकिन अब ये भी सामने आ गया, तो किस तरीके के एहतियाती कदम अब उठाए जा रहे हैं? वाकई क्योंकि जो नीमच और इंदौर दोनों जगह से पॉजिटिव अर्पिता पाए गए हैं और उसके बाद जो सबसे अहम बात है कि आखिर ये सप्लाई हुई कहाँ से, तो इस बात की जब तस्दीक हो रही है और जो मध्य प्रदेश सरकार के सूत्र हैं उसके मुताबिक ये सारा जो चिकन सप्लाई है वो अजमेर से बताई जा रही है, राजस्थान से। तो सरकार के सूत्र तो अब ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि पहले जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि साउथ इंडिया की तरफ से उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत से इस तरह के जो भी चिकन आते हैं उन पर पाबंदी लगाने के लिए 10 दिन के लिए कहा था। लेकिन अब लगता है कि अगर ये तस्दीक हो गई शाम तक कि ये अजमेर से ही आए थे, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो राजस्थान से आने वाले जो चिकन है या मुर्गे मुर्गी हैं उन पर भी रोक लगा सकती है, ये सूत्र कह रहे हैं। लेकिन अभी सरकार को इस बारे में फैसला लेना है और जो दूसरे सैंपल हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए सैंपल हैं, वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ जो भोपाल में है उनसे हमें इंतज़ार है। क्योंकि इस मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा जो बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और भी दूसरे राज्यों के कुछ सैंपल सरकार पेंडिंग है लेबोरेटरी में और उनकी रिजल्ट भी आज शाम तक आने की उम्मीद है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए अब राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान में भी बर्ड फ्लू की चिंता बढ़ने के बाद सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में चिड़ियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि इस काम में लगे कर्मचारी भी पूरी तरह से सतर्क नजर आए। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गों में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद राजस्थान से होने वाली चिकन सप्लाई पर मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल रोक लगा सकती है। बताया जा रहा है कि इंदौर नीमच के बाजार में अजमेर से चिकन आया था और इन्हीं के नमूने जांच में पॉजिटिव पाए गए थे।
यहाँ हम आपको दिखाएंगे तस्वीर की किस तरीके से फील्ड से जो सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कितनी सावधानी के साथ में लाया जाता, रखा जाता, फिर उसके बाद में इन सैंपल को आगे भिजवाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त टीए बंसोड़ हैं जो प्रभारी है जिला लेब के यहाँ पर। बंसोड़ साहब, पहले तो आपने पीपी किट पहन रखा, मैंने नहीं पहन रखा, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम छुए नहीं किसी चीज़ को, ये ध्यान रखें जी। दूसरा ये बताएं कि किस तरीके से जो आपके यहाँ जो जिस तरीके से पक्षियों की जो मौत हो रही है, लैब का क्या रोल है? पक्षियों की जब मौत होती है तो लैब का ये रोल होता है कि अगर अपन कोई बर्ड फ्लू की संभावना देखते हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल जो भेजने होते हैं वो सैंपल भेजने का एक तरीका पता होना चाहिए। सैंपल भेजने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब भी आपको संभावना होती है एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो मॉर्टिलिटी जहाँ पक्षी मरे हुए हैं उसमें से 5 मरे पक्षी जो भी इंटैक्ट हो, कटे पटे नहीं हो, डेड इंटैक्ट होल बर्ड, आपको सर्वप्रथम आपको डीप फ्रीजर में रखवाना है। तो आपने अभी जो इकट्ठे किए आपने रखे यहाँ पर डीप फ्रीजर में? हाँ, हमने शुरुआत में सबसे पहले हमने सैंपल कलेक्शन करके हम पहले सबसे पहले डीप फ्रीजर में रखे हैं। अभी हमें निकाल के बताएंगे कि किन पक्षियों के सैंपल आपने इकट्ठे किए हैं और रखे हुए हैं। तो देखिए कि ये जो फील्ड से इकट्ठे किए हैं, जिन कौवों की मौत होती है उनको इस तरीके से पैक करके लाया जाता है। ये पूरी तरीके से वो फील्ड में इसी तरह पैकिंग करके लाया जाता है? हाँ, फील्ड में से ऐसे लाते हैं, लेकिन लैब में जब अपन यहाँ रखते हैं तो पैक करके रख देते हैं उसको। भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, अब एहतियातन वहां सरकार क्या कदम उठा रही है कि फिलहाल कहां से अभी जो व्यापार है वो बंद कर दिया जाए? देखिए, राजस्थान ने अभी कोई फैसला नहीं किया सरकार ने। राजस्थान सरकार इंतज़ार कर रही है मध्य प्रदेश से ऑफिशियल सूचना का। अभी तक राजस्थान सरकार का वही स्टैंड है कि राजस्थान के अंदर किसी भी पोल्ट्री के अंदर बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जब अगर ये नीमच और इंदौर के सैंपल अगर ये मान रहे हैं कि चिकन अगर अजमेर से गया, तो अजमेर देश के अंदर बड़े पोल्ट्री हब में से एक है। 1100 ज़्यादा पोल्ट्री फार्म है और कई स्टेट के अंदर सप्लाई होता, तो ये मुश्किल जाहिर तौर पर बढ़ सकती है। काफ़ी लोग भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि जो मध्य प्रदेश में जो चिकन के अंदर बर्ड फ्लू कंफर्म हुआ है, इंदौर के अंदर और नीमच के अंदर, वो अजमेर से गया था, कितना डर है इससे? जनता को काफ़ी सारा डर है, क्योंकि ये सर्दी के लमसम हर साल आता रहता है। लेकिन राजस्थान में तो भी बैन नहीं किया गया। नहीं, ये सरकार को जल्द ही बैन करना चाहिए। चिकन की दुकानें जितने भी है उसको बंद करनी चाहिए। अदर राज्य 5 राज्य के अंदर ये बर्ड फ्लू आया अभी, तो इसको राजस्थान सरकार को जल्दी एक्शन लेके बंद करना चाहिए। राजस्थान सरकार तो कह रही है कि अभी किसी भी पोल्ट्री के अंदर यहाँ मिला नहीं है, तो फिर बैन क्यों? देखिए, जो अजमेर से गया है, मध्य प्रदेश से पुष्टि हो चुकी है, तो सरकार इसमें लापरवाही नहीं बरते। और अजमेर में हो चाहे जयपुर, जितनी भी दुकान है मीट की, अंडे की, उनको तुरंत प्रभाव से सरकार इस पर रोक लगाई जावे, जिससे जनता का बचाव हो सके। एक गांव की कहावत है, खेत चुगी चिड़िया पछताए से क्या हो। अगर ये पहले अभी इस टाइम इंतजाम नहीं करेगी सरकार, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, जनता में ज़्यादा फैल सकती है बीमारी। इसलिए सरकार से मांगे जल्दी रोक लगाई जाए। क्या इसका बाजार पर फर्क पड़ा, अंडे और चिकन पर? अब जिस तरीके से 2-3 दिन से खबरें हैं, तो भाव गिरे? देखिए, जिस प्रकार से जो खबरें आ रही हैं, तो आम लोगों में भी एक डर का माहौल है, क्योंकि अभी हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है। तो कोरोना के लिए भी पहले लोग कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत, इतनी मौतें हुई। तो डर का माहौल पूरे राजस्थान में भी है, सभी जगह पर डर का माहौल फैला हुआ है। बर्ड फ्लू से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए सरकार को भी इसका ध्यान रखना। भवानी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। जल्दी से पटना भी चलते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। चंद्रमोहन, बाजारों की क्या स्थिति है? क्या लोगों में डर है या असर अब दिखना शुरू हो गया है और लोग कम पहुंच रहे हैं बाजारों में? बिल्कुल, देखिए, पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर हम मौजूद हैं और आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकती हैं। आम तौर पर यहाँ पर लोग दर्जनों की संख्या में दिन में, सुबह में, शाम में लोग मुर्गियों को खरीदते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन अभी आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बाज़ार सन्नाटे में तब्दील है। जाहिर सी बात है, मुजफ्फरपुर में 70 मुर्गियों की मौत हुई और उसके बाद लोगों के मन में दहशत है। सरकार की ओर से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच भी हो रही है कि वो मुर्गियां मरी हुई कहाँ से आई हैं, और साथ ही सैंपल भी भेजा गया है। जो यहाँ पे दुकानदार हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर जो बर्ड फ्लू आ रहा है उसका क्या असर कुछ मार्केट में दिख रहा है या फिर आप लोगों के बिजनेस में कुछ दिख रहा है? नहीं,
जैसे देखिए हम लोग का बिक्री दोपहर में कम होता है, सुबह शाम जो बिक्री हो रहा है वो हो ही रहा है। बहुत तरह का आदमी इसमें है कि डर भी जाते हैं, 2 4 5 आदमी, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। कोई तरह का हंगामा होता है तो वही बर्ड फ्लू का हल्ला होता है। वायरस तो कौवा में मध्य प्रदेश में पाया गया है, लेकिन कौवा का छोड़ के यहाँ बर्ड फ्लू का हल्ला हो गया। यहाँ भी तो मुजफ्फरपुर में 70 मुर्गियाँ मरी हुई पाई गई है। नहीं, हम लोग को तो मालूम अभी तक नहीं है मुजफ्फरपुर का। हम लोग तो सवेरे से बेच रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं, फिर शाम में चलेगा। तो आप तस्वीर भी साफ तौर पर देख सकती हैं। यहाँ जो ग्राहक पहुँचे हैं हम उनसे बात करते हैं। मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर बर्ड फ्लू आ गया है। मुजफ्फरपुर में भी 70 मुर्गियाँ मरी हुई मिली हैं। क्या किसी तरह का मन में डर है, खौफ है? डर तो होता ही है, डर तो हर जगह है, लेकिन अभी इस तरह का यहाँ नहीं मिला है तो अभी ले रहे हैं। ऐसा अगर आगे मिलेगा तो नहीं लेंगे। अभी आप यहाँ पर दुकान पर पहुँची हैं खरीदने के लिए मुर्गे। ये बताइए कि क्या बर्ड फ्लू को लेकर किसी तरह का मन में डर है, शंका है? डर तो जितनी बार आता है उतनी बार होता है। सब लोग अवॉइड करते हैं, सब लोग छोड़ देते हैं। यहाँ भी जब इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगने लगेगा, जब लोग देखने लगेंगे कि ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, हिमाचल के कांगड़ा में बर्ड फ्लू की वजह से मरने वाले जो पक्षी हैं उनकी संख्या 3000 के पार हो चुकी है। कांगड़ा सांसद किशन कपूर के घर पर संदिग्ध हालत में कबूतर मरने से दहशत का माहौल बना हुआ है। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने पौंग झील को सील कर दिया। मरने वाले पक्षियों में ज्यादातर प्रवासी पक्षी शामिल हैं और इसी वजह से पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से खतरे वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम भी करवाया जा रहा है। से बाहर देख रहा था नीचे, तो देखा कि कबूतर मरा हुआ। तो जो हमारे घर में हमारा स्टाफ है उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि ऐसे कबूतर मरा हुआ। तो हमने देखा, अब वैसे अखबार में तो पढ़ ही रहे थे काफ़ी टाइम से बर्ड फ्लू फैल रहा है, तो उसके बारे में था। तो फिर हमें लगा कि हम लोग अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें, क्योंकि काफ़ी संभावना थी बर्ड फ्लू होने की। तो इस वजह से फिर अथॉरिटीज़ को बुलाया गया, वो यहाँ से लेकर गए, उसकी जाँच करेंगे। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे के बीच एम्स के डॉक्टरों ने इससे ना घबराने और सावधान रहने की सलाह दी। हमारे साथ एम्स के डॉक्टर संजय राय हैं। डॉक्टर राय, अभी जो हालात हैं, लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, खास करके बर्ड फ्लू का जो एक डरावना माहौल बना हुआ है? देखिए, बर्ड फ्लू है या इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, एवियन फ्लू भी कहते हैं। ये हर 1-2 साल पे, अगर आपको याद होगा तो इन्फ्लुएंजा जो है ये बर्ड्स में होता है और उनकी कई वैरायटीज़ जो है बर्ड में पाई जाती हैं। मेनली जो इन्फ्लुएंजा ह्यूमन में भी होता है, आदमियों में भी होता है, जिसमें 3 तरीके के ABC होते हैं। एक भी कई वैरायटी होती हैं, जैसे 2009 में आया था H1N1 जो पेंडेमिक हुआ था, जिसको स्वाइन फ्लू कहा जा रहा था। इनमें जो है उसमें 2 प्रोटीन होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, तो एक H प्रोटीन और N प्रोटीन। तो जो इस समय हिंदुस्तान में 2 आए हुए हैं, H5N1 और H5N8, ये दोनों ही हैं। H5N1 पहले बहुत कॉमन था। तो ये जो है बर्ड्स में ऐसे भी जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, जैसे बतख हो गया, स्वाइन हो गया, इनमें जो है वो रिजर्वायर के रूप में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, बट उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनमें रहते हैं। माइग्रेटिव बर्ड आते हैं, उनमें भी रहते हैं, बट कभी कभी जो है इनमें म्यूटेशन और इसके कारण से उसका रूप थोड़ा चेंज हो जाता है और वो उनके लिए भी खतरनाक होने लगता है। और किसान आंदोलन से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर में सरकार के साथ होने वाली बैठक में किसान अपना रुख बदल सकते हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि किसानों की तरफ से पेशकश की जाएगी कि सरकार 1 साल के लिए कृषि सुधार कानूनों को टाल दे तो किसान अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। इस बीच साल भर के दौरान दोनों पक्ष बातचीत से मामले को सुलझा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच किसान अब भी MSP की गारंटी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। और इस बीच सभी की नजर किसानों और सरकार के बीच होने वाले 9वें दौर की बातचीत पर टिकी है कि क्या उम्मीद के मुताबिक उसमें कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। तो आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 9वें दौर की ये बातचीत सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच होनी है और यहाँ ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि किसान अब अपने स्टैंड को बदल सकते हैं, जिससे अब ये उम्मीद जग रही है कि हो सकता है कि आज ये आखिरी बातचीत हो और कुछ समाधान निकल जाए। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होनी है, लेकिन बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि बात बनाने के लिए अब किसानों को अपने रुख में कुछ नरमी लानी चाहिए। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी
संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, विज्ञान भवन में मौजूद हैं, उस जगह पर जहां पर अब से थोड़ी देर में बैठक होनी है महत्वपूर्ण सरकार और किसान नेताओं के बीच। अनुराग, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? किसान नेता पहुंचने शुरू हो गए? देखिए, बिल्कुल तमाम किसान नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप मेरे ठीक पीछे अगर ये तमाम इंतजाम देखेंगे तो सुरक्षा के इंतजाम समेत सब जो फार्मर लीडर्स हैं वो अंदर जा चुके हैं। मीटिंग कुछ ही पलों में अब से शुरू होने वाली है। सब लोग अंदर मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए कि ये नवी मीटिंग है, 8वीं मीटिंग इस लिहाज से कि जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये उस लिहाज से 8वीं मीटिंग है। और सरकार के साथ बातचीत जिसमें पहली मीटिंग में सिर्फ सचिव मौजूद थे, उस तरीके से 9वीं मीटिंग है। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही थी कि किसान अपने रुख में बदलाव करें। आधिकारिक तौर पर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लें, एमएसपी गारंटी कानून दें और उसके बाद ही किसी तरह से कोई समझौता हो सकता है। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि कानूनों को वापस तो किसी हालत में नहीं लिया जाएगा। इस बीच में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि आधिकारिक तौर पर बेशक किसान फार्मर लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हो कि कोई समझौता किसी तरह का नहीं होगा, कोई उसमें अपडेट नहीं होगा, लेकिन आज इस तरीके का प्रपोजल फार्मर लीडर्स की तरफ से जा सकता है कि 1 साल के लिए अगर सस्पेंड कर दिया जाए तीनों कानूनों को और इस बीच में बातचीत के जरिए कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाए तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। जो डेडलॉक पिछली कई मीटिंग से बना हुआ है वो आज टूट सकता है। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज ये होने जा रही है। आज कोई फाइनल समझौता निकल आएगा इसकी उम्मीद कम, लेकिन जो डेडलॉक बना हुआ है पिछली कई मीटिंग से वो टूट सकता है क्योंकि आज एक बेहद महत्वपूर्ण प्रपोजल जाने वाला है कि 1 साल के लिए अगर तीनों कानूनों को पोस्टपोन कर दिया जाए और इस बीच में बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश हो तो एक सहमति दोनों पक्षों में बन सकती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है अनुराग, रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भरोसा जताया कि किसानों की गलतफहमी दूर होगी और वो कृषि सुधारों के फायदे समझकर बात करेंगे। किसान की नज़र से जिस तरह से आकर जो किसान यूनियन के नेता वो वार्ता करेंगे तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा, क्योंकि अगर जिस तरह से पहली वार्ता हुई थी जिस समय, उस समय जो विषय थे उनके ऊपर चर्चा होगी और क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो समाधान निकलेगा। क्योंकि पहले जब वार्ता हुई थी उस समय किसानों का यूनियन के नेता थे, उनका यही विषय था कि हम इसके अंदर सुधार चाहते हैं और निश्चित रूप से भारत सरकार है वो कृषि कानून के सुधार करने के लिए खड़ी है और अगर उनको कहीं डाउट है तो उसका समाधान अवश्य करेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को उम्मीद है कि आज की बातचीत के मामले में समाधान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब के तो उम्मीद लग रही सरकार से कि कुछ न कुछ वो निकाल लेगी, प्रपोजल लेकर आएगी। तो क्या अगली तारीख जब 350 बार टिकैत साहब जेल जा सके तो हम 350 बार बातचीत नहीं कर सकते? बात करें, अरे निकाल लेगी जब निकाल लेगी सरकार। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों का आंदोलन 44वें दिन भी जारी है। जबरदस्त ठंड के बावजूद किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं, लेकिन उनकी निगाहें आज सरकार से हो रही बातचीत पर भी है। किसान संगठनों से आज हो रही बातचीत में कोई समाधान निकले, इसकी उम्मीद किसानों के साथ साथ सरकार को भी है। किसान आंदोलन का 44वां दिन। कृषि सुधार कानून की वापसी पर अड़े किसान। आज 9वें दौर की बातचीत से समाधान की कोशिश। दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर पर किसान कृषि सुधार कानून की वापसी की मांग के साथ मजबूती से डटे हुए हैं। घर नहीं है, तंबुओं में दिन और रात गुजर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी भी नहीं है। सुबह होते ही दांतों की प्राकृतिक तरीके से सफाई के लिए दातून का इंतजाम है, तो वहीं धरने वाली जगह की सफाई के लिए बड़ी मशीनें मौजूद हैं। जो किसान ट्रैक्टर लेकर आंदोलन में शामिल हुए हैं, उनके ट्रैक्टर की मरम्मत की भी पूरी व्यवस्था है। रोजाना चाय, नाश्ता और खाने पीने के इंतजाम होने के बीच आंदोलन दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है।
ऐसे में सड़क किनारों पर डेरा डाले किसानों के पास अगर कोई काम है तो बस अपनी मांग को दोहराने का। देश भर की निगाहें किसान आंदोलन पर हैं और हर कोई चाहता है कि इसका जल्द से जल्द अंत हो। लेकिन आंदोलन को आज 44वां दिन हो गया है और किसान कृषि सुधार कानून की वापसी की मांग पर अड़ गए हैं। किसानों के आंदोलन को बड़े नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है, जिसमें मेधा पाटकर भी शामिल हो गई हैं। कड़ाके की ठंड में घर छोड़कर सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अब अपने लिए ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी मिल सके इसका इंतजाम भी कर लिया है। इसके लिए किसान मिलकर एक बड़ा गीजर तैयार कर रहे हैं। एक ऊंची चिमनी जितना बड़ा ये गीजर 24 घंटे सेवा देने के लिए तैयार है। नहाने धोने के लिए हम गीजर लगा रहे हैं बड़ा, जो आग से जलेगा और टैंकी का पानी वो ओवरफ्लो करके निकालेगा। इसलिए लोगों को नहाने धोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आम आदमी बाहर से आकर नहा धो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो कितना लीटर पानी गर्म हो चुका है? इसमें कोई 500 लीटर 400 लीटर 500 लीटर पानी वो सर्कल करता रहेगा ना। ये लगातार ही चलता रहेगा। ये लगभग पूरा दिन पूरा रात आग जलती रहेगी और पानी चलता रहेगा। सरकार और किसानों के बीच फंसे पेच का समाधान निकालने के लिए किसानों से लगातार बातचीत के दौर चल रहे हैं, जिसमें आज की बातचीत का दौर भी शामिल है। लेकिन किसानों की सुई कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग पर रुक गई है और वो इससे कम में मानने को तैयार नहीं, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि कृषि सुधारों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। आज ये जो तीनों विधेयक पारित हुए हैं, वो जो कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में आयोग बना था, उसने जो संस्तुतियां दी थी, वो संस्तुतियां जो ठंडे बस्ते में रखी गई थी, उसको नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आज लागू कर रहे हैं। इससे पहले हुई बातचीत में किसानों की 4 मुख्य मांगों में से 2 मांग बिजली कानून और पराली से जुड़े अध्यादेश पर सहमति बन चुकी है। लेकिन किसान एमएसपी को कानूनी दर्जा देने और कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर कल हुए ट्रैक्टर मार्च के बाद आज दिल्ली के अजमेरी गेट पर जुटे किसानों ने प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के किसानों की महापंचायत के कार्यक्रम को भी रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में भी किसान जुटे हैं। घरौंडे ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ सीएम मनोहर लाल खट्टर ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ नहीं होने देंगे। किसानों के ऐसे रवैये को देखकर समझना आसान है कि विपक्ष किस तरह किसानों को किसी हल तक पहुंचने नहीं देने की कोशिश में जुटा है और किसानों को भड़काकर समझौते की बजाय माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है।